नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण क्या होता है और आप इसके प्रश्नों को किस तरीके से हल कर सकते हो। तो पहले आपको मैं इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ, परिचय देता हूँ कि द्विघात समीकरण होता क्या है, आप किस तरीके से किसी भी द्विघात समीकरण को पहचान सकते हो और उसके बाद जो भी आपके पास क्वेश्चंस दिए होते हैं तो उन्हें आप किस तरीके से हल कर सकते हो। सबसे पहली बात, द्विघात समीकरण मतलब होता है ऐसी समीकरण जिसमें किसी भी चर की घात 2 होता है उसे बोला जाता है द्विघात समीकरण। तो अगर मैं द्विघात समीकरण एक मानक रूप लिखूं तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। तो इसे बोला जाता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में 0, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। अब द्विघात समीकरण में अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है और आपको चेक करना है कि क्या वो द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे और उसमें चेक करोगे कि जो उसकी सबसे बड़ी घात है, अगर उसकी सबसे बड़ी घात 2 आ रहा होगा तो आप बोलोगे कि जो आपके पास दी गई समीकरण है वो द्विघात समीकरण है। ठीक है, कितनी भी बड़ी पावर हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, आपको सिंपली उसे सॉल्व करना है और फिर चेक करना है। अगर उसकी सबसे बड़ी घात, पूरा हल करने के बाद अगर उसकी सबसे बड़ी घात 2 आ रही हो तो आप बोलोगे कि क्या एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब आपको मैं क्वेश्चन करके बताता हूँ कि आप किस तरीके से द्विघात समीकरण को चेक कर सकते हो। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। प्रश्नावली 4.1। पहला क्वेश्चन दिया हुआ देखो। अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना, पहले पूरा हल करोगे और हल करने के बाद अगर आपके पास x की जो सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी घात है, अगर वो 2 बचती है तो आप बोलोगे क्या है वो द्विघात समीकरण है। किस तरीके से हल करोगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 1 का वर्ग, मतलब x प्लस 1 का वर्ग, तो आप इसे a प्लस बी के वर्ग से ओपन कर लोगे। क्या होता फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, इसका स्क्वायर हुआ प्लस इसका स्क्वायर हुआ प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो 2x ही आया, इक्वल टू आप इसे सॉल्व करोगे जब तो 2 की x से गुणा होगी 2x और फिर 2 की -3 से होगी तो 6। अब इसे बाई साइड ले आओ, कि आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 ही आया प्लस 2x। अब मैं अगर 2x को बाई साइड ले आऊंगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये -6 को ले आऊंगा तो ये +6 हो जाएगा इक्वल में 0। तो आपको दिखेगा 2x से 2x कट रहा है, यहाँ बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये है और 6 ये है, कितना हो गए 7, बराबर में क्या आया 0। जब भी आप किसी भी द्विघात समीकरण को या किसी भी समीकरण को हल करोगे तो जितने भी वैल्यूज हैं, जितने भी आपके पास दिए होंगे, उन सबको बाई साइड लाना है, दाएं साइड आपको 0 रखना है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो x है इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो आप बोलोगे हाँ यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। बस यही इसका आंसर है। इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। एक और है सेकंड क्वेश्चन, इसे भी आपको करके दिखाता हूं मैं। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये तो एज इट इज जाएगा क्योंकि इससे मैं हल कर नहीं सकता आगे। इक्वल में देखो, -2 की इन दोनों से गुणा होंगे, तो पहले -2 की 3 से करो, तो -2 इंटू 3 कितना आया -6, फिर -2 इंटू -x, तो माइनस माइनस का प्लस 2x, दोनों को बाई साइड ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऑलरेडी है यहाँ, ये अगर आएगा तो -2x होगा और -6 आएगा तो +6 हो जाएगा बराबर में 0। तो अब अगर आप इसे हल करोगे तो एक्स स्क्वायर -2x तो ये आ गया -4x और +6 बराबर में 0। तो आपको दिख रहा होगा इसमें भी जो सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी घात है x की, वो 2 है। तो यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इस तरीके से आप ये वाला प्रश्न भी हल करोगे। ठीक है, बाकी इसमें कुछ और क्वेश्चन लिए मैंने, जैसे कि ये वाला है, अगर आपको इसे करके दिखाऊं मैं तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये 2 पद हैं और यहाँ भी ये 2 पद है, ये आपस में गुणा हो रहे हैं, तो आपको सबसे पहले गुणा करना है।
तो पहले एक्स की कर लो एक्स से तो आएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये एक्स की कर लो +1 से तो प्लस एक्स, फिर ये -2 की एक्स से करोगे तो -2x, फिर -2 की 1 से करोगे तो -2। ठीक है, ऐसे आप राइट साइड भी करोगे, यहाँ दाई साइड पहले एक्स की एक्स से करो तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की +3 से करोगे तो +3x, फिर -1 की एक्स से करोगे तो -x, और फिर -1 की +3 से करोगे तो -3। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -2x, तो ये आएगा -x। ये प्लस है और ये माइनस है, तो धन ऋण आपस में घटेगा और साइन बड़े वाले का आएगा। ये -2 ऐसे ही, इसे बाई साइड ले आओ तो ये आएगा -x²। देखो 2x माइनस एक्स, सॉरी 3x माइनस एक्स 2x, यहाँ ले आओगे तो -2x हो जाएगा, और ये -3 लाओगे तो +3 हो जाएगा इक्वल में 0। तो आपको दिखेगा x² से x² कट गया, यहाँ है -x और -2x, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, -3x हो जाएगा, और -2 ये है और +3 ये है, तो +1 बराबर में 0। अब अगर ध्यान से देखोगे आप इसमें, तो यहाँ पे x की सबसे बड़ी घात 1 है ना, जबकि द्विघात समीकरण में कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो आप बोलोगे यह द्विघात द्विघात बहुपद नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं है, बस। ठीक है, तो आप इसे भी इस तरीके से हल कर सकते हो। एक और क्वेश्चन लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6, इसे भी आप हल कर सकते हो। देखो x² ऐसे आया, +3x भी ऐसे आया, +1 भी ऐसे आया, इक्वल में x माइनस 2 का पूर्ण वर्ग है, तो आप इसे x माइनस वाई के वर्ग से ओपन करो, तो पहला होता है पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग -2 गुणा पहला पद है x और दूसरा पद है 2। ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये आएगा x² +3x+1। अब जो ये वाला है इसे बाई साइड लाओ, तो x² यहाँ के -x², 2 दूनी 4, यहाँ के -4, और ये -2 दूनी 4x, तो यहाँ के +4x, बाई साइड आके इक्वल में 0। तो आपको दिखेगा x² से x² कट रहे हैं, यहाँ है 3x और +4x, कितना हो गया टोटल 7x, और 1 -4 -3 बराबर में 0। तो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा x की जब से बड़ी घात 1 है, मतलब 2 नहीं है, तो यह द्विघात बहुपद नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस वाले क्वेश्चन को भी हल कर सकते हो। अगला प्रश्न आपके पास है, एक लास्ट और लिया है, बाकी इसमें जितने पार्ट बचे हुए हैं वो आपको खुद से हल करने हैं, ताकि आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी हो, और अगर आपको ये समझ आए तो एक कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप एक दो क्वेश्चन खुद से हल करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आना शुरू हो जाएगा कि आप किस तरीके से और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लिखा हुआ x³ तो ये एज इट इज रखो इसे, -4x² तो इसे भी एज इट इज रखो, -x+1, क्योंकि इसमें हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, उसे हमने एज इट इज रखा। आपको यहाँ दिख रहा होगा x -2 का पूर्ण क्यूब है ये, मतलब इसकी घात 3 है, तो इसे हम फॉर्मूले से ओपन करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, पहले पद का घन माइनस दूसरे पद का घन -3 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, और ब्रैकेट में पहला पद गुणा दूसरा पद। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये आएगा x³ -4x² -x+1। इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो x की घात 3 तो यही आएगा, -2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब ये आएगा -3 दूनी 6x, और ब्रैकेट में जो बचा वो एज इट इज आएगा। फिर ये सेम आएगा। अब जो राइट साइड दिया हुआ है इसे आप थोड़ा सा और हल करो, तो -6x की x से करोगे तो -6x² आएगा, और -6x की -2 से तो माइनस माइनस का प्लस, 6 दूनी 12x। इन सबको बाई साइड लाओ तो ये आएगा x³ -4x² -x+1, सबको बाई साइड लाओ तो ये आएगा -x³ माइनस के यहाँ के +x, ये यहाँ के +6x² और -12x बराबर में 0। तो आपको दिखेगा x की घात 3 से x की घात 3 कट गया,
अब यहाँ है -4x² और +6x², तो ये आएगा 2x²। -x -12x, ये आएगा -13x, और ये 1 है और ये 8 है, तो +9 बराबर में 0। तो आप ध्यान से देखोगे अगर, तो इसमें जो सबसे बड़ी घात है वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो आप बोलोगे यह एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है। इस प्रकार अगर कोई भी आपके पास समीकरण दी हो, तो आप चेक कर सकते हो कि वो द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा। बाकी इसमें जो पार्ट बचे हुए हैं आप खुद से हल कीजिए, क्योंकि इसमें जो मुझे लगता था कि जो थोड़ा सा टफ है या करने में आपको मुश्किल हो सकती है, वो मैंने सारे सॉल्व करके दिखा दिए। आगे इसमें निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। आपको सिर्फ इसमें द्विघात समीकरण बताने हैं, और आगे जाके आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इन क्वेश्चन को आप किस तरीके से हल भी कर सकते हो। तो पहले आप ये समझ लेते हैं लिखा क्या है। देखो, जब भी आपके पास कुछ स्थितियां गिवन होती है, दी होती हैं शब्दों में, तो आपको सबसे पहले उसे समीकरण में बदलना आना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, देखो बहुत सिंपल है, आपको समझाता हूं मैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है। एक आयताकार भूखंड है, आपने ये मान लिया आयताकार भूखंड, ऐसे ही होता है आयत। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 528, मतलब पूरा जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, इसके अंदर का भाग वो कितना है, 528 है। आगे लिखा हुआ है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो मुझे पहले चौड़ाई पता होनी चाहिए। तो अगर मैं चौड़ाई को x मान लूंगा, तो लंबाई क्या होगी, चौड़ाई के दुगने से, मतलब अगर चौड़ाई x है तो लंबाई 2x हुई, से एक अधिक है, ये बोल रहे हैं। बस आपको भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखो बड़ा सिंपल हो गया, आपने मान लिया, माना चौड़ाई आपने मान ली x, तो आप बोलोगे जो लंबाई होगी वो होगी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, मतलब 2x+1। अब क्योंकि मुझे क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 528, और मुझे पता है क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है आयत का, और ये दिया हुआ है 528 है। तो लंबाई आपके पास दी है, जो निकाली हमने 2x+1, 2x+1, और चौड़ाई दी है वो है x बराबर 528। इसे सॉल्व कर लो, 2x की x से गुणा करो तो 2x², फिर +1 है, 1 की x से करोगे तो +x इक्वल टू 528। इसे बाई साइड ले आऊं तो 2x² प्लस x, बाई साइड आओगे तो -528 बराबर में 0। और यही आपका आंसर है, क्योंकि आपको सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में बताना है। अब आप अगर इसे सॉल्व करने जाओगे तो आपको दिख रहा है बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, तो आप इसे मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पाओगे, मतलब गुणनखंड विधि द्वारा हल नहीं कर पाओगे। इसे हम आगे पढ़ेंगे। एक सूत्र आता है आपके पास, द्विघात सूत्र बोलते हैं इसे, या श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। तो पहले हम वो सीखेंगे कि वो किस तरीके से हम द्विघात समीकरण में श्रीधराचार्य सूत्र को कैसे लगाया जाता है, और फिर इन क्वेश्चन को हम हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये था आपके पास, जिसमें आपको सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो आप इस तरीके से कोई भी अगर ऐसा क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन आए तो आप उसे बना सकते हो। अगला प्रश्न आपके पास है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। क्रमागत धन पूर्णांक की बात कर रहे हैं, उन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। देखो, माना पहला क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत पूर्णांक आपने मान लिया x है, तो जो दूसरा क्रमागत पूर्णांक होगा वो होगा x+1। क्रमागत का मतलब होता है कि जो संख्याएं क्रम से आती है। जैसे अगर मैं कहूं दो के बाद क्रम से कौन सी संख्या आएगी, तो आप बोलोगे 3। अगर मैं कहूं 60 है, 60 के बाद कौन सा आएगा, आप बोलोगे 61। तो मतलब जो क्रम से संख्याएं होती हैं उसे बोला जाता है क्रमागत। तो अगर पहली x है तो उसके बाद वाली उसमें एक जोड़ के जो भी संख्या आएगी वो दूसरी क्रमागत संख्या होगी। तो पहली अगर x आई तो दूसरी x+1 है। अब मुझे इनका गुणनफल दिया हुआ है, तो गुणनफल कितना दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है आपके पास
306 गुणनफल मतलब इनका गुणा, तो आप लिखोगे x गुणा x प्लस 1 बराबर 306। सॉल्व कर लो, x के x से गुणा करोगे तो x स्क्वायर आएगा, फिर x के प्लस 1 से करोगे तो प्लस x आएगा, इक्वल टू 306। अगेन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब जो 306 है इसे बाई साइड ले आओ आप, तो माइनस 306 बराबर में कितना, 0। और यही आपका आंसर है, क्योंकि आपको इसे भी सिर्फ किस में कन्वर्ट करना है, एक समीकरण में व्यक्त करना है। तो ये आपके पास समीकरण बन के आई। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आगे से आएगा तो उम्मीद आप कर पाओगे। जैसा वर्ड प्रॉब्लम में सबसे अच्छी बात ये होती है, आपको जैसा लिखा हुआ है बस वैसा वैसा करते जाना है, आपको रुकना नहीं है, आप कोशिश करते रहिए। एक बार गलत होगा, दो बार गलत होगा, लेकिन जब आपके पास एक एक क्वेश्चन भी अगर आपने कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर चला जाएगा और फिर आप कोई भी प्रश्न को हल कर सकते हो। अगला आपके पास दिया हुआ है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा रोहन की वर्तमान आयु। तो हमने मान लिया रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु को हमने मान लिया x से माना। तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, उसने लिखा हुआ है कि रोहन की माँ उससे कितने वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष। तो अगर पहला x है तो दूसरा x प्लस 26 होगा। ठीक है, अब आगे देखो, हमें इतना समझ आ गया, रोहन को मैंने x मान लिया, तो उनकी माँ उनसे 26 वर्ष बड़ी है, तो माँ की आयु हो जाएगी x प्लस 26। लेकिन ये बोल रहा है उनकी आयु का गुणनफल कब, अब से 3 वर्ष पश्चात। तो सबसे पहले आप रोहन की 3 वर्ष पश्चात क्या आयु होगी वो निकालो, फिर उसकी माताजी की 3 वर्ष बाद क्या होगी वो निकालो, फिर उनका गुणनफल करके कितना लिखोगे, इक्वल में 360 लिखोगे। समझ पा रहे हो ना। अगर आप डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो गुणनफल है आपसे 3 वर्ष बाद है, तो आप लिखोगे 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, रोहन की आयु आपने मान लिया x प्लस 3, और 3 वर्ष बाद माँ की आयु कितना होगा, x प्लस 26 और प्लस 3, और तो कितना हो गया टोटल, x प्लस 29। यही हुआ। अब प्रश्नानुसार 3 वर्ष बाद इनकी आयु का गुणनफल, मतलब 3 वर्ष बाद ये रोहन की आयु होगी और ये माता जी की आयु होगी, वो कितनी होगी, 360। करो गुणा, x की पहले x से करो तो एक्स स्क्वायर, फिर x की 29 से करो तो 29x, फिर 3 की x से करो तो 3x, और फिर 3 की 29 से करो तो 29 तिया 87, 27 हाँ बराबर में 360। ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही आएगा, प्लस 29 और 3 कितना हो गया, 32x प्लस 87, और ये यहाँ आएगा तो माइनस 360 बराबर में 0। तो ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही आया, प्लस 32x भी ऐसे ही आया। अब इसमें से माइनस करो, तो प्लस माइनस का माइनस, 60 में 10 में से 7 या 3, 15 में से 8 या 7, और ये आया 2 बराबर में 0। तो ये आपके पास जो समीकरण है वो बन के आ गई है। ठीक है, अब आपको इसे हल करना है। आपको बताया मैंने, आप इसे अभी हल नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको जो श्रीधराचार्य सूत्र है वो पता होना चाहिए। तो हम आगे पढ़ेंगे, फिर इन क्वेश्चन को आपको मैं हल करके दिखाऊंगा। ठीक है, और एक लास्ट प्रश्न है पहली एक्सरसाइज से, लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसे उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते। आपको बताना है रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल को हमने ले लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और मुझे दूरी ऑलरेडी दिए है, दूरी कितनी है, आप बोलोगे 480 किलोमीटर। तो समय कितना लगेगा,
तो समय लगेगा, समय होता क्या है, दूरी बटे चाल, मतलब 480 बटे एक्स, इतना ही तो होगा ना, क्योंकि अगर आपकी चाल एक्स है, दूरी 480 है, तो समय होता है दूरी बटे चाल। अब ये यहाँ तक का हमें समझ आ गया, हमने चाल को क्योंकि एक्स लिया था, दूरी हमने 480 ऑलरेडी दी थी, तो हमने यहाँ तक पहले समय निकाल लिया। अब ये बोल रहा है यदि चाल इतनी कम हो जाए तो जो नई चाल है वो क्या होगी, जो नई चाल है पहले x थी, अब 8 और कम होगी, तो आप बोलोगे x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हुआ। और दूरी में कोई परिवर्तन नहीं है, दूरी सेम है 480 किलोमीटर, तो आप बोलोगे जो समय लगेगा वो इसके हिसाब से होगा अब 480 बटे x माइनस 8, यही होगा अब समय। लेकिन इसने लिखा हुआ है कि अब जो समय है वो पहले से 3 घंटे अधिक लेगा, मतलब समय पहले कितना है, अभी कितना है x माइनस 8, पहले कितना था ये, इनका जो अंतर है वो कितना आएगा, 3 घंटे का आएगा, ये मतलब हुआ इस चीज का। ठीक है, कभी भी अगर रेलगाड़ी मतलब ऐसे क्वेश्चन दिए हैं कि चाल ज्यादा हो जाएगी कम हो जाएगी, तो जो समय आप निकालते हो हमेशा आपको पहले समय निकालना दोनों के इसमें, और जो समय का अंतर होगा वो हमेशा 3 घंटे होगा, क्योंकि 3 घंटा पॉजिटिव है तो ये वाला पहले आएगा, जिसका हर छोटा है, तो हर इसका छोटा है x माइनस 8, तो वो पहले लिखा जाएगा। बस आप इसे सॉल्व कर लो, इनका अगर मैं एलसीएम ले लूँ, देखो यहाँ से 480 पहले कॉमन निकालो क्योंकि दोनों जगह आ रहा है, यहाँ बचेगा 1/x-8 माइनस 1/x बराबर कितना, 3। तो 480 तो कॉमन है, इसे एज इट इज रहने दो, इनका एलसीएम निकाल लो, कितना आएगा x माइनस 8 गुणा x। अब ये x की गुणा करो 1 से तो x, और x माइनस 8 की करो तो ये आएगा माइनस एक्स प्लस 8। समझ रहे हो आप क्यों, क्योंकि आप माइनस साइन है, तो जब इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी तो उनके साइन भी चेंज हो जाएंगे, बराबर में 3। 480 ऐसे ही देखो, इससे x x कट जाएगा तो बचा इंटू 8 अपॉन में इनकी मल्टीप्लाई कर दो, x की x से तो एक्स स्क्वायर, और माइनस 8 की x से तो 8x बराबर 3। अब देखो ऊपर क्योंकि ये गुणा में है और ये इसे है, तो इससे ये वाला कट जाता है, ये कटेगा 16×3=48, 160 बार। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर से ऊपर कट जाता है, लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, गुणा में होना चाहिए, और यहाँ भी गुणा में होना चाहिए, अगर यहाँ बीच में प्लस होता फिर नहीं कटता, याद रखना इस बात को। तो 3 से 480 कट जाएगा 160 बार। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 16 16 8 से 48, 8 एकम 8 और 4 12। ठीक है, तो जो आपकी समीकरण बन के आई लास्ट में वो आई एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसे बाएं साइड ले आओ, माइनस 8 से 48, 8 8 एकम 12, 128 इक्वल में 0। तो ये आपकी समीकरण बन के आई जो आपको बतानी है। ठीक है, तो ये आपके पास है प्रश्नावली 4.2 में, और हम उसी पे अभी बात करने वाले हैं। जैसे लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, अगर आपको दिख रहा हो, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए, चाहे मूल लिखा हो या शून्यक लिखा हो, बात एक ही है, और ये आप ऑलरेडी आपको पता है। अगर आपने दूसरा चैप्टर किया हुआ है बहुपद का, तो उसमें सेकंड एक्सरसाइज में आपने शून्यक निकाले हुए हैं, वही विधि आपको यहाँ पर भी लगानी है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं, पहले क्वेश्चन से कुछ इसके पार्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो हमने लिए हुए हैं, बाकी जो है वो आप खुद से ट्राई करिए, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको समझ भी आ जाएगा। पहला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर में 0। अब आपको क्या करना है, इसके मूल निकालने हैं। तो मूल निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है, जैसा आपने शून्यक निकाला था वैसा ही मूल भी निकाला जाता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लास्ट में जो टर्म दी है, लास्ट का जो पद है वो माइनस का है, तो दो ऐसे दो संख्याएं आपको ढूंढनी है जिन्हें माइनस करके 3 आए और गुणा करके 10 आए। तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ये बीच वाला एज छोड़ दो, यहाँ x और माइनस 10 बराबर 0। ठीक है,
अब वो दो संख्याएं कौन सी हैं जिन्हें माइनस करके दो 3 आए और मल्टीप्लाई करके -10 आए, तो आप बोलोगे 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 होता है 3 और 5 दूनी 10। अगर आप इसे आगे सॉल्व करते हो तो ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो -5x, ये माइनस माइनस का प्लस 2x -10 बराबर में 0। अगर आप यहाँ ध्यान से देखते हो तो यहाँ से आपका x कॉमन आएगा, मतलब जो दोनों में है उभयनिष्ठ, तो यहाँ बचेगा आपका x और यहाँ बचेगा आपका -5। इधर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2x और यहाँ पे 10 है, तो क्योंकि 10 में भी 2 होता है तो आप यहाँ से, क्योंकि प्लस साइन आ रहा है तो +2 कॉमन ले लो बाहर, तो यहाँ बचेगा x और माइनस यहाँ बच जाएगा 5 बराबर में 0। तो अगर आप ध्यान से देखो अब, तो x -5 यहाँ भी है और यहाँ भी है। देखो आपको ध्यान ये रखना है कि जो यहाँ पे आ रहा है वही यहाँ पर भी आना चाहिए, तो x -5 आ जाएगा बाहर, आपके पास बचा x + 2 बराबर में 0। अब क्योंकि आपको मूल याद करने हैं या शून्य ज्ञात करने हैं, तो आप इन्हें 0 के बराबर करोगे, तो जब आप x -5 को 0 करोगे तो x की वैल्यू आएगी, जब ये दाईं साइड जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, और ऐसे ही जब आप x + 2 को 0 करोगे तो जो x का मान आएगा ये दाईं साइड जाके -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हो। ऐसे आपके पास है तीसरा प्रश्न, लिखा हुआ है √2x² प्लस 7x प्लस 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। तो इसमें आपको क्या करना है, ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिन्हें जोड़ करके तो आ रहा 7, लेकिन गुणा करके आएगा 5√2 गुणा √2, तो 5√2 इंटू √2 मतलब 5 वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 गुणा, देखो √2 गुणा √2 तो √4 और √4 का 2 आएगा, तो 5 दूनी कितना आएगा 10। तो ऐसी दो संख्या है जिन्हें गुणा करके 10 आ रही है और जोड़ करके 7 आ रहा है, तो आप बोलोगे ऐसी संख्या कौन सी है। तो देखो ये पहला तो सेम आएगा 2x² प्लस जो 7 है इसे छोड़ दो आप वो संख्याएं ढूंढने के लिए, बाकी आपको जैसा है बिल्कुल वैसे ही लिखना है। अब आपको बताया मैंने ऐसी दो संख्याएं जिन्हें जोड़ करके 7 आए और गुणा करके इसके और इसके गुणा के बराबर आए, तो आपको बताया मैंने 5 वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, तो 5 दूनी 10, तो आप बोलोगे ये आएगा आपका 5 + 2, क्योंकि 5 और 2 7 और 5 दूनी 10। पहले तो सेम आएगा ये, 5 की x से गुणा तो 5x, फिर 2 की x से तो 2x, 5√2 बराबर में 0। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ से आपका कॉमन आएगा x, तो यहाँ बचेगा √2x प्लस 5, और यहाँ से आपका कॉमन क्या आएगा, तो देखो यहाँ √2 है और यहाँ वर्गमूल 2 है, 2 है तो 2 को मैं लिख सकता हूँ वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, ठीक है। वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 वर्गमूल 4, और 4 का 2 ही आता है, तो यहाँ से भी वर्गमूल 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ आपका, क्योंकि देखो ये 2 में से एक वर्गमूल 2 निकाल लिया तो 1 बच जाएगा अंदर, तो ये वर्गमूल 2x बचेगा, और क्योंकि यहाँ से वर्गमूल 2 बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा सिर्फ 5 बराबर में 0। आप ध्यान से देखो ये दोनों जगह आ रहा है, तो आप यहाँ पे कॉमन ले लोगे ये वाला, और यहाँ आपके पास बचा सिर्फ x + √2 बराबर में 0। अगर मैं इसे 0 करता हूँ तो इसकी वैल्यू आएगी ये दाएं साइड जाके -5, तो x का मान आएगा -5 बटे वर्गमूल 2। ऐसे अगर मैं इसे 0 करता हूँ तो x का मान आएगा ये दाएं साइड जाके माइनस वर्गमूल 2। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन भी हल कर सकते हो, ठीक है। आगे आपके पास है चौथा क्वेश्चन लिया हुआ है, इसे आपको दिख रहा होगा, ये क्योंकि बटे में दिया हुआ है तो आप पहले से थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। इसे करने का तरीका क्या है, यहाँ पे इसका हर एक मान लो, इसका भी हर एक मान लो, तो पहले आप इनका एलसीएम निकाल लो, तो 8 आएगा। अब 8 में 1 का बाहर 8 बार, तो 8 की 2 से गुणा, 8 दूनी 16x² माइनस 8 में 1 का भाग 8 बार, तो 8 की x से तो 8x, और प्लस 8 में 8 का भाग 1 बार, तो ये 1 ऐसे ही आएगा बराबर में 0। तो आपको दिखेगा ये 8 की यहाँ गुणा हो जाएगी
अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये यहाँ जाके 0, तो ये आया 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर में 0। अब आपके पास ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिन्हें, देखो क्योंकि लास्ट वाला पद है वो प्लस में है, तो गुणा करके क्या आना चाहिए, तो गुणा करके आना चाहिए ये सबसे पहला वाला 16 गुणा 1 16, और योग आना चाहिए उनका कितना, 8। तो ऐसी दो संख्याएं जिन्हें जोड़ करके 8 आ रहा है और गुणा करके 16 आ रहा है, तो ये आएगा 16x² माइनस 8 को लिखो ऐसे ही छोड़ो उसे, तो इसे आप लिख सकते हो 4 + 4, क्योंकि 4 और 4 8 और 4 चको 16। सॉल्व कर लो 16x², इसके बाहर क्योंकि माइनस साइन है तो दोनों साइन चेंज होंगी, ये भी -4x आएगा, और इसके बाहर माइनस साइन है तो ये भी -4x आएगा, प्लस 1 बराबर में 0। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से आपका 4x कॉमन आ रहा है, क्योंकि 16 में भी 4 होता है और 4 तो है ही, तो 16 में से अगर 4 निकल गया तो क्या बचेगा, 4x बचेगा, और माइनस यहाँ से क्योंकि 4x पूरा बाहर आ रखा है तो 1 बचेगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं है, तो जहां कुछ नहीं आता वहां 1 आता है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो पहला पद है उसके बाहर माइनस साइन है, तो हमेशा आपको -1 कॉमन लेना है, ताकि ये प्लस का हो जाए और ये वाला माइनस का हो जाए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आपको दिखेगा 4x -1 दोनों जगह आ रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी है, और आपके पास बचा यहाँ 4x - 1 बराबर में 0। आप इसे आगे सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा 4x - 1 बराबर 0, तो 4x की वैल्यू आएगी 1, तो x की वैल्यू आएगी 1/4। अब क्योंकि दोनों सेम है, तो अगर मैं इसे भी 0 करूंगा तो ये भी x की वैल्यू 1/4 ही आएगी। तो इस तरीके से आप ये वाला प्रश्न भी हल कर सकते हो। ठीक है, आगे आपके पास दिया हुआ है एक और प्रश्न है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि लास्ट वाला पद यहाँ भी धन का है, प्लस का है, तो ऐसी दो संख्याएं जिनका योग क्या है, जो बीच वाला है मतलब 20। आपको यहाँ बीच वाले में चिन्ह नहीं देखना होता है, साइन नहीं देखना होता है, और गुणा करके आना चाहिए जो सबसे पहले में है और सबसे लास्ट में है इनका गुणनफल। इट मीन 100 गुणा 1, तो गुणा करके कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनका योग 20 हो और गुणा करके 100 रहा हो, तो ये आएगा 100x², तो ऐसे ही आया, माइनस 20 को मैंने ऐसे ब्रैकेट में रख दिया, और लास्ट में +1 बराबर में 0। तो क्या 20 ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका योग 20 आ रहा है और गुणा 100 आ रहा है, तो आप बोलोगे 10 + 10 होता है, 10 और 10 20, 10 10 10 की 10 से गुणा करोगे 100, तो आप 20 को लिखोगे 10 + 10, लिख लिया। अब देखिए 100x² ऐसे आया, अब क्योंकि इसके बाहर माइनस साइन है तो साइन चेंज होंगे, तो -10x, ये भी माइनस का हो जाएगा तो -10x, लास्ट में +1 बराबर में 0। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहां से कॉमन आ रहा है आपके पास 10x, क्योंकि 100 होता है 10 गुणा 10, तो यहाँ 10x बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा -1। ऐसे ही यहाँ क्योंकि माइनस पहले आ रहा है, देखो यहाँ भी कॉमन कुछ नहीं है, यहाँ 10x है और यहाँ 1 है, लेकिन मैंने आपको बताया 1 हर जगह होता है, क्योंकि 10 की 1 से गुणा करोगे तो भी 10 आएगा, 1 की 1 से करोगे तो भी 10 आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस पहले आ रहा है तो -1 आएगा, ताकि ये प्लस का हो जाए और ये वाला माइनस का हो जाए बराबर में 0। अब आप देखोगे ध्यान से 10x - 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 10x - 1 यहाँ आया, तो यहाँ बचेगा 10x - 1 बराबर में 0। जब मैं इसे 0 करूंगा तो 10x आएगा, देखो -1 अगर दाईं साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी यहाँ 1/10, और यहाँ भी सेम, अगर मैं 10x को इसे 1 को राइट साइड भेजूं तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 1/10। तो ये आए आपके पास जो x के मान आए। उम्मीद है आपको समझ आया होगा किस तरीके से आप मूल निकाल सकते हो अगर कोई भी द्विघात समीकरण आपके पास दिया हो गुणनखंड विधि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, दो ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योग कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है 182। देखो बहुत आसान है, आप समझिए इस बात को, दो संख्याएं दी है और इनका योग दिया हुआ है, तो मैंने मान लिया, माना पहली संख्या
पहली संख्या को अब मैंने ले लिया x, ठीक है। अब क्योंकि योग 27 है, तो जो दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या होगी, वो होगी 27 माइनस x। समझ रहे हो आप? अगर मैं आपसे ये बोलूं, दो संख्याओं का योग 10 है, अगर पहली संख्या 7 है तो दूसरी क्या होगी? आप 10 में से 7 को माइनस कर दोगे, ऐसे ही आएगा। तो ऐसे ही अगर योग 27 है और पहली संख्या x है तो दूसरा क्या बचेगा? 27 में से जो पहली संख्या है उसे आप माइनस कर दो, दूसरा आ जाएगा। अब मुझे इनका गुणनफल दिया हुआ है, तो मुझे दिया हुआ है गुणनफल। गुणनफल दिया हुआ है जो कि कितना है? 182। मतलब ये है कि इन दोनों की गुणा करनी है, मतलब x गुणा 27 माइनस एक्स बराबर 182, ठीक है। आप इसे गुणा करो, तो x की 27 से होगी तो आएगा 27x, फिर x की माइनस एक्स से तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, या तो इन दोनों को दाई साइड भेज दो या इसे बाई साइड ले आओ। अब क्योंकि यहाँ माइनस का आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो आप क्या करो, इन दोनों को राइट साइड भेज दो, तो यहाँ तो जीरो रह जाएगा। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर दाई साइड जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये 27x जाएगा तो माइनस का 27x हो जाएगा, और यहाँ 182 क्योंकि धन है ही ऑलरेडी, बराबर जीरो है। मतलब अगर ये जीरो के बराबर है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये भी जीरो के बराबर है। अगर मैं इसे दोबारा से लिखूं तो ये लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर में शून्य, ठीक है। ये आपके पास समीकरण बनी। अब आपको अगेन इसे सॉल्व करना है, कौन से मेथड से? गुणनखंड से। मतलब कौन सी विधि से करोगे? गुणनखंड विधि से। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनखंड 182 आ रहा है और जोड़ करके 27 आ रहा है, तो ट्राई करो जरा कौन से ऐसे होंगे। तो आप क्या करोगे, देखो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही आएगा, माइनस 27 को ऐसे छोड़ दो, एक्स प्लस 182 बराबर में शून्य। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं आगे, तो 182 अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा तो आप इसके फैक्टर कर लो, ऐसे गुणनखंड कर लो, 2 से कर लो 9, 1, फिर ये 7 से होता है 13, और फिर से 13 से होगा, तो आपको दिख रहा है 7 दूनी 14, 14 और 13 कितना आ रहा है? 27। तो आप लिखोगे 14 प्लस 13, ठीक है। अब इनके गुणा कर लो अंदर, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x, क्योंकि इसके बाहर भी माइनस साइन है तो माइनस 13x प्लस 182 बराबर में शून्य। अब अगर मैं यहां पर दोनों में से कॉमन निकालूं तो आपको दिख रहा होगा यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ 14x है, तो x आएगा सिर्फ कॉमन, तो यहाँ बचेगा x माइनस 14, ठीक है। अब यहां से देखो, यहां से क्योंकि 182 14 गुणा 13 होता है, तो 13 तो 182 में आएगा ही, लेकिन यहाँ माइनस पहले आ रहा है तो माइनस 13 आएगा, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ बचेगा x और माइनस यहाँ बच जाएगा 14 बराबर में जीरो, क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये प्लस में से एक माइनस आया तो माइनस बचा। अगर आप माइनस के अंदर गुणा करोगे तो यही आएगा जो आप ऊपर है, तो आपको दिखेगा x माइनस 14 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो x माइनस 14 आया बाहर, यहाँ बचा मेरे पास x माइनस 13 बराबर में जीरो। अगर मैं बराबर में जीरो करूंगा इसके, तो यहाँ x आएगा 14 और यहाँ x आएगा 13। मतलब जो पहली संख्या है, इनमें से आप किसी को भी मान लो, अगर आप 14 मानोगे तो जो दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या वो कितनी थी? 27 माइनस एक्स, मतलब ये होगी 27 माइनस 14, तो ये भी कितना आएगा? 13 आएगा। तो पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। आप चाहो तो पहली संख्या को 13 मान लो, दूसरी संख्या 14 होगी, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ आया होगा कि आप किस तरीके से अगर ऐसा प्रश्न आता है तो उसे हल कर सकते हो। अगला मेरे पास है, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया है। तो क्रमागत धन पूर्णांक का मतलब हो गया ऐसे धन पूर्णांक जो एक के बाद एक आते हैं, उन्हें बोला जाता है क्रमागत पूर्णांक। तो हमने मान लिया, माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक,
को मैंने मान लिया x, और जो दूसरा क्रमागत होगा, क्रमागत मतलब जो क्रम से आएगा, तो अगर पहला x है तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 1, याद रखना इस बात को। क्रमागत मतलब हो गया, जैसा अगर आपसे बोलूं अगर पहले 16 है तो दूसरा क्या होगा, 16 और 1 17। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं पहला अगर 20 है तो 20 के बाद क्या आएगा, 21 आएगा। अब आगे लिखा हुआ है जिनके वर्गों का योग, मतलब जो पहली संख्या है इसका वर्ग और जो दूसरी संख्या दी है इसका वर्ग, इनके वर्गों का योग कितना होगा, 365। समझ पाए? अब अगर मैं इसे हल करूं तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही आएगा और ये आएगा एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर से, मतलब एक्स प्लस वाई का पूर्ण वर्ग से, जो आपने अगर कोई फॉर्मूला या अगर आपको याद आ रहा होगा तो उससे ओपन होगा ये। तो ये आएगा पहले पद का वर्ग, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा होगा बहुत बार। ये ऐसे ही आएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर आएगा, ये प्लस 2x को मैंने पहले लिख दिया और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। ये 365 को बाई साइड ले आओ तो 365 बराबर में 0। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आया 2x स्क्वायर प्लस 2x, अगर मैं इसे माइनस करूं तो ये आएगा माइनस 364 बराबर में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो सारी संख्याएं 2 से विभाजित हो रही है, तो अगर मैं इसे 2 से विभाजित कर दूं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, ये आएगा प्लस एक्स और ये आएगा माइनस 182 बराबर कितना आया, 0। समझ पाए? अब इसे भी आपको बिल्कुल वैसे ही करना है, द्विघात समीकरण बन गई है, इसे हल करना है। तो क्योंकि लास्ट में माइनस आ रहा है, लास्ट वाला पद, तो ऐसी दो संख्याएं जिन्हें गुणा करके 182 आए और माइनस करके एक्स के साथ जो है कुछ नहीं है तो 1 होता है, आपको पता है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हमें पता है 182 मतलब 14 गुणा 13 होता है और 14 में से 13 माइनस करो तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13x और माइनस 182 बराबर कितना, 0। ठीक है, अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूं तो ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही आएगा। अब इसके बाहर प्लस का चिन्ह है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर में 0। हमने क्या किया, x के अंदर मल्टीप्लाई कर दी बस। आपको दिखेगा एक यहाँ से आएगा कॉमन और एक यहाँ से आएगा कॉमन, तो यहाँ से तो x आ रहा कॉमन, तो यहाँ बचेगा x प्लस 14। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा माइनस यहाँ आ रहा है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस 13 आ रहा है, यहाँ बचेगा x और प्लस, क्योंकि 182 होता है 13 गुणा 14, तो यहाँ आएगा आपका 14 बराबर में 0। तो x प्लस 14 यहाँ भी है और x प्लस 14 यहाँ भी है, तो x प्लस 14 आया बाहर, यहाँ आपके पास बचा x माइनस 13 बराबर में 0। तो अगर मैं इसे 0 करूं इस वाले को, तो यहाँ से x का वाला आएगा, x का मान माइनस 14 आएगा, लेकिन x क्योंकि धनात्मक की बात कर रहा है, क्योंकि ऋण में आ रहा है तो ये तो होगा नहीं, और अगर मैं इसे 0 करूं तो यहाँ से x का मान आएगा 13। इसका मतलब है जो पहली संख्या होगी, जो पहली संख्या होगी वो होगी 13 और जो दूसरी संख्या होगी वो होगी, क्योंकि x प्लस 1 है तो 13 प्लस 1, तो ये आएगा 14। ठीक है, इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि आप इस प्रकार के प्रश्न को किस तरीके से हल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके पास है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। बहुत सिंपल है, आपको मैं समझाता हूं। देखो, मान लो आपके पास ये एक समकोण त्रिभुज है, इसे नाम दिया मैंने ए, इसे नाम दिया मैंने बी और इसे नाम दिया मैंने सी। समकोण त्रिभुज जानते होंगे जो 90 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है। अगर मैं आधार को x मान लूं तो ऊंचाई क्या होगी इसकी, x माइनस 7 होगी, ये तो कहना चाह रहा है, और कर्ण है इसका 13, ये मतलब हुआ। तो हमने मान लिया, माना आधार, आधार को मान लिया हमने x, तो जो ऊंचाई होगी
वो होगी x माइनस 7 दिया हुआ है। और कर्ण दिया हुआ हमारे पास कितना है, कर्ण 13। ये सब सेंटीमीटर में है। आपको भुजाएं याद करनी है, मतलब एक तो आपको ये x निकालना है, ये वाला ए बी, और एक आपको BC निकालना है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, आप बोलोगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। ये तो होता ना, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। बहुत आसान है। ए बी एक्स है तो आप करोगे एक्स का स्क्वायर, प्लस BC एक्स माइनस 7 है तो आप करोगे एक्स माइनस 7 का वर्ग, और बराबर AC आपके पास 13 है तो आप करोगे 13 का वर्ग। इसे जरा ओपन करो तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही आएगा। अब ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यही होता है, बराबर 13 का वर्ग होता है 169। अब इसे सॉल्व किया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 2x स्क्वायर, माइनस देखो 7 दूनी 14 इंटू एक्स तो 14x, और 7 का वर्ग होता है 49। ये 169 दाई साइड है, इसे भी बाई साइड ले जाओ तो माइनस 169 बराबर कितना, 0। ठीक है। अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूं तो ये 2x स्क्वायर तो ऐसे ही आएगा, माइनस 14x भी ऐसे ही आएगा। अब 49 माइनस 169 तो ये आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, और चिन्ह बड़े वाले का तो चिन्ह तो माइनस में आएगा, और इसे अगर मैं माइनस करूं तो 0 4 120 बराबर में 0। अगर आप ध्यान से देखो कि ये द्विघात समीकरण के सारे जितने भी पद हैं, इन सबको 2 से हम भाग दे सकते हैं। तो अगर मैं 2 से भाग दे दूं सबको, तो यहाँ तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा 7x, और यहाँ बच जाएगा माइनस 60 बराबर में 0। अब ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे 2 पद ढूंढने हैं, ऐसे 2 संख्याएं ढूंढनी है जिन्हें माइनस करके 7 आए और गुणा करके 60 आए, क्योंकि माइनस क्यों बोल रहा हूं मैं, जो अंतिम पद है वो माइनस में आ रहा है। तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस, बीच में छोड़ दो उसे, एक्स माइनस 60 बराबर 0। तो 60 के अगर मैं नॉर्मल फैक्टर करूं तो 12 पंजे 60 होता है, और 12 में से 5 माइनस करो तो 7 आएगा, तो आप लिखोगे 12 माइनस 5। ठीक है, सॉल्व कर लो तो एक्स स्क्वायर, इसके बाहर माइनस साइन है तो माइनस 12x, माइनस माइनस का प्लस 5x माइनस 60 बराबर में 0। एक तो यहां से कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x माइनस 12, और एक यहाँ से कॉमन आ रहा है प्लस 5, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 12 बराबर में 0। 5 आएगा तो यहाँ 12 पंजे 60, आपको दिख रहा है x माइनस 12 यहाँ भी और यहाँ भी है, तो x माइनस 12 तो आ गया बाहर, और यहाँ बचा आपके पास x प्लस 5। ध्यान से देखो, अगर मैं इसे 0 करूं तो यहाँ से x का मान आएगा 12, इसे 0 करूं तो x का मान आएगा माइनस 5। अब किसी भी त्रिभुज की जो भुजा की लंबाई है माइनस में तो आ नहीं सकती, इसका मतलब है जो भुजा ए बी आएगा वो आया 12, और जो बी सी आएगा वो आया 12 माइनस 7, कितना, 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आप इस वाले प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरीके से हल कर सकते हो। इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन आपके पास है, प्रश्न संख्या 6। लिखा हुआ है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों के दुगने से 3 अधिक थी। उस दिन यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 है तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करो। देखो बहुत आसान है, आप पहले समझ लो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये बोल रहा है एक कुटीर उद्योग में कुछ बर्तन का निर्माण होता है हर दिन, और एक दिन ये देखा गया कि जो प्रत्येक नग की लागत होगी, जो कॉस्ट होगी, वो उस दिन जितने बर्तन बनाए गए हैं उसके दुगने से 3 ज्यादा होगी। ठीक है, अब समझाता हूं मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। माना
बर्तनों की संख्या या निर्मित बर्तनों की संख्या। निर्मित बर्तनों की संख्या को आपने मान लिया x, ठीक है। अब अगर उस दिन x बर्तन बने तो उनकी जो लागत होगी वो क्या आएगी, जितनी इसमें लिखा हुआ है जितने उस दिन बर्तन निर्माण किए गए थे, तो कितने बर्तन निर्माण किए गए x, इसके दोगुने से 3 अधिक, तो इसका दोगुना कर लो 2x और 3 इसमें जोड़ लो क्योंकि 3 अधिक बोल रहा है, ठीक है। तो बर्तन निर्मित बर्तनों की संख्या भी हो गई और लागत भी आपको पता चल गया 2x + 3 है। अब जो कुल लागत है, वो कितना है, 90 है। कुल लागत हो गया क्या, जो बर्तनों की संख्या है और एक बर्तन की जो कीमत है उनका गुणा कर लोगे आप, तो आप करोगे x गुणा 2x + 3 बराबर 90। ये आपको समझ आया। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मान लो मेरे पास एक दिन में मैंने 50 बर्तन बनाए और एक बर्तन की कीमत 10 रुपए है, तो कुल कीमत कितनी आएगी, 500 होगी ना। तो ऐसे ही अगर बर्तनों की संख्या x है और एक की निर्माण लागत इतनी है प्रत्येक नग, आप लिख लो प्रत्येक नग की लागत अगर इतनी है तो कुल लागत क्या होगी, जितनी बर्तनों की संख्या है गुणा जितनी एक की कीमत है। अब आप इसे गुणा करोगे तो ये आएगा आपका 2x² प्लस 3 गुणा x 3x और ये 90 इसे बाई साइड ले आओ तो -90 बराबर में 0, ठीक है। इस तरीके से आपकी समीकरण बनी। अब आपको क्या करना है, इनके लास्ट में क्योंकि आपको माइनस दिख रहा होगा, तो ऐसी दो संख्याएं जिन्हें गुणा करके तो 180 आए और माइनस करके 3 आए, तो आप 180 के गुणनफल कर लो। अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा है तो 2 से करोगे 90, फिर 2 से करोगे 45, फिर 5 से करोगे 9, 3 से 3 और 3 से 1, तो ये आया 5 तिया 15, 2 दूनी 4 तिया 12, तो 15 माइनस 12, ठीक है। इनके फैक्टर बना के आप चेक कर सकते हो कि क्या इसकी कीमत आएगी। तो ये आएगा आपका 2x² प्लस ये 3 को ऐसे ही छोड़ दो और -90 बराबर में 0, ठीक है। अब जो 3 है इसे आप कर लो 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 3 और 15 गुणा 12 होता है 180। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये आएगा 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर में 0। तो यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूं तो 2 और 15 में से तो आएगा नहीं कुछ, केवल x बचा, तो अंदर बचा आपका 2x माइनस 15 सॉरी प्लस 15 और यहां से -12 और 90 में से -6 आ रहा कॉमन, तो यहां बचेगा 2x प्लस 15। आपको ध्यान ये रखना है कि जो पहले में आ रहा है ये वाला, यही दूसरे में भी आना चाहिए, तो आप पहले उसे लिख लो फिर देख लो कि किससे गुणा करके 12 और 90 आएगा, तो 6 से गुणा करके आएगा। तो यहां से आपको दिख रहा होगा 2x प्लस 15 दोनों में कॉमन है, यहाँ बचा x और यहाँ बचा -6 बराबर में 0। जब मैं इसे शून्य करूंगा तो 2x की वैल्यू आएगी राइट साइड जाके -15, तो x आएगा -15/2। अब बर्तन निर्मित संख्या माइनस में तो हो नहीं सकती है, तो अगर मैं अब इसे 0 करूं तो x की वैल्यू आएगी 6। मतलब ये हुआ बर्तनों की संख्या क्या होगी, बर्तनों की संख्या तो आप बोलोगे 6 और जो प्रत्येक बर्तन की लागत होगी वो कितनी है, 2 गुणा 6 प्लस 3, तो कितना हुआ ये 6 दूनी 12 प्लस 3, तो ये आएगा 15, ठीक है। तो इस प्रकार आप इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप एक बार दोबारा से देखो अगर आपको समझ नहीं आया, और उसके बाद आप खुद से ट्राई करो तो आपसे सारे क्वेश्चंस आसानी से हल हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास सबसे पहले जो मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का, आपको बताया था मैंने, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। ये होता है जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। अब इसमें क्या है, जो भी आपके पास समीकरण दी होगी
आप उसे इससे तुलना करोगे उसकी, वहां पे आप ए बी और सी की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है। इसे बोला जाता है डी। डी मतलब इसे बोलता हूं विविक्त कर, क्या बोलते हैं इसे, विविक्त, विविक्त कर बोलते हैं इसे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट से हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं। तो विविक्त कर है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। माना अगर मैं आपसे समझाऊं, जैसे आपके पास दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो आप क्या करोगे, इसे इससे तुलना करोगे जो मानक रूप है इसका। और यहाँ पे अगर मैं इसे तुलना करूंगा तो a की वैल्यू आपको दिखेगी 2 है, b की वैल्यू आपको दिखेगी 3 है, और c की वैल्यू आपको दिखेगी 4 है। मतलब जो x स्क्वायर के साथ है तो यहाँ है, आपको चिन्हों के साथ लिखना है। मतलब इसका अगर साइन प्लस है तो प्लस में लिखोगे, अगर मान लो माइनस होता तो माइनस में लिखते। अब यहाँ से आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे। ये बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह है 2 और सी की जगह है 4, तो ये आएगा 9 माइनस 16 दूनी 32। मान लो ये है आपका माइनस, सॉल्व करके 23 ये आया। अब ये माइनस में आ रहा है, तो आपके पास जो वैल्यू आई है वो आई है 23 और आपको दिख रहा है माइनस का। अब आपको चेक करना है कि इसके मूल की प्रकृति क्या होगी। तो उसके लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो मैंने यहाँ पे निकाल के दिया, जिसे बोलते हैं हम विविक्त कर, कभी कभी एग्जाम में सिर्फ ये आता है कि जो समीकरण दी है इसका विविक्त कर निकालो, तो आपको क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। अब अगर ये 0 से बड़ा आया तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। मतलब इसके जो मूल का मतलब आपको बताया मैंने, जो इसके शून्यक होंगे, जो आपने सेकंड चैप्टर में भी निकाल रखे, उसी को मूल बोलते हैं हम। तो इसके जो 2 मूल निकलेंगे वो भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। दूसरा है, बराबर और वास्तविक मूल कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होगी। और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और 100% एग्जाम में आने वाली कंडीशन है कि आपको जरूर ध्यान रखना है कि 2 वास्तविक बराबर मूल कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करता और ये 0 के बराबर आ जाता तो इसे बोलते हैं हम ये बराबर वास्तविक मूल है इसके। और अगर ये 0 से कम निकल रहा है, मतलब माइनस, जैसे माइनस में निकल गया आपका, तो इस कंडीशन में इसके कोई भी मूल नहीं होगा और आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपके पास 2 मूल निकल रहे हैं, जैसे ये वाला है और ये वाला है, और अगर वो गुणनखंड विधि से हल नहीं हो रहा है, तो एक यहाँ पे सूत्र आता है, इसे हम द्विघात सूत्र बोलते हैं। वो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a, ये होता है। इसी को हम श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र इसे बोला जाता है। ठीक है, इससे तो आपके पास अगर कोई भी ऐसा द्विघात समीकरण है जो आप गुणनखंड विधि से हल नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस विधि से उसका हल निकाल सकते हो। तो आपको समझ आया होगा मूलों की प्रकृति आपको किस प्रकार निकालनी है। ठीक है, अब आप इस पे आपको मैं क्वेश्चन करवाता हूँ किस तरीके से आपको करना। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ प्रश्नावली 4.3 में पहला प्रश्न आपके पास है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और यदि उनका अस्तित्व है। अस्तित्व है का मतलब है अस्तित्व सिर्फ 2 कंडीशन में होगा, आपको बताया मैंने, एक पहला वाला और एक दूसरा वाला। तीसरे वाले में इसका कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, उन्हें ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको बताया मैंने, हम क्या करेंगे, इसे तुलना करेंगे इसकी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो आप मुझे बताओ a का मान कितना आया, तो आप बोलोगे 2, b का मान कितना आया तो आप बोलोगे -3, और c का मान कितना आया तो आप बोलोगे 5। आपको इनके चिन्हों सहित से लिखना है।
अब सबसे पहले आप निकालोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, निकालो जरा। बी की जगह रखो -3, तो -3 का स्क्वायर -4 गुणा ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 5। -3 का वर्ग कितना आया है 9 और 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो आप देखोगे माइनस करके आएगा -31। अब जो कि आप लिखोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, क्योंकि नकारात्मक आ रहा आपको दिख रहा होगा, माइनस में आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे, इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको बताया मैंने अगर ये माइनस में आए तो इसका मतलब है इसका कोई हल नहीं है। और ये कंडीशन कौन सी वाली है, तीसरी वाली आपको दिख रहा होगा ये वाला। तो इस केस में वास्तविक मूल नहीं होता है। वास्तविक मूल नहीं होता का मतलब है इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए का मान हमने मान लिया 3, बी का मान हमने मान लिया -4 और सी को मान लिया मैंने 4। सॉरी, ये बी का मान 4√3 होगा। ये पूरी वैल्यू होगी एक्स के साथ पे। सबसे पहले आपको बताया मैंने क्या निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो जरा। तो -4√3 का वर्ग -4 गुणा ए तुम्हारा 3 है और सी 4 है, इसका वर्ग कर लो। तो 4 चौको 16 और √3 का वर्ग होता है 3। तो 4 का वर्ग 16 और √3 का 3, तो 16 तिया 48 माइनस 4 चको 16 तिया 48, कितना आया 0। तो आप देखोगे चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर आया 0, तो इसके दो बराबर मूल होंगे। अब अगर दो उसके बराबर मूल होंगे तो वो आपको निकालने भी हैं, तो वो आप निकालोगे कौन से सूत्र से, द्विघाती सूत्र से, मतलब श्रीधराचार्य सूत्र से। तो x का मान होता है आपको बताया मैंने -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही होता है। वैल्यू रख लो यहाँ पे। देखो b की जगह है -4√3, तो माइनस तो ऑलरेडी ये वाला है और इसका भी -4√3 होगा, प्लस माइनस अंडर रूट। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है आपका 0, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप 0 निकलो, अपॉन में a कितना आया 3। अगर सॉल्व करोगे तो x बराबर, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 4√3 प्लस माइनस 0 का 0 ही आएगा अपॉन में 3। अब ये 0 के तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ना तो ये ऐड होगा ना माइनस होगा। तो x का मान पहला आएगा 4√3/3 और दूसरा भी आएगा 4√3/3। तो ये है इनके आंसर। इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके पास है, ए दिया हुआ है 2, बी दिया हुआ है -6 और सी दिया हुआ है 3। अब निकाल लो जरा। सबसे पहले आपको बताया मैंने क्या निकालोगे, तो आप बोलोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि आपको ये पता करना है कि इसके हल निकलेंगे नहीं निकलेंगे। तो रखो जरा। तो 6 का वर्ग -4 गुणा ए 2 है और ये 3, 6 का वर्ग हुआ 36 -4 दूनी 8 दिया 24। सॉल्व कर लो इसे। 36 - 24 कितना आया 12। तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि ये वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 से बड़ा है, तो दो भिन्न मूल होंगे, भिन्न मूल होंगे। ठीक है, अब निकाल लो। तो सबसे पहले फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये होता है। अब देखो x बराबर b कितना है तुम्हारा, तो बोलोगे -6, तो माइनस -6
प्लस माइनस वर्गमूल, बी स्क्वायर माइनस 4 इसे आया 12 और अपॉन में यह आया 2 गुणा ए की वैल्यू भी 2 आई। तो जो x का मान आया वो आया 6 प्लस माइनस, देखो 12 को मैं ऐसा कर सकता हूँ, रूट 12 को 4 गुणा 3 लिख सकता हूँ मैं, और 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, 3 बटे 2 दूनी 4। अब आपको क्या करना है, इसे एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। तो x का मान आएगा 6 प्लस 2 रूट 3 बटे 4। अगर मैं इसे थोड़ा सॉल्व करता हूँ आगे, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ बच जाएगा 3 प्लस वर्गमूल 3 बटे 4 और इससे कट जाएगा। तो पहला तो आंसर आएगा ये वाला, और दूसरा आएगा आपके पास x बराबर 6 माइनस 2 रूट 3 बटे 4, क्योंकि आपको बताया मैंने एक बार इसे प्लस में रखना और एक बार माइनस में रखना। तो यहाँ से भी आप 2 कॉमन निकाल लोगे, आप डायरेक्ट नहीं काट सकते उसे, याद रखना, ना तो आप इसे काट सकते हो ना इसे, क्योंकि ऊपर क्या है माइनस आ रहा है। ये तभी संभव होता है जब ये बीच में गुणा हो, अगर माइनस प्लस हो तो आप ऐसे नहीं काट सकते हो, आपको यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका 3, क्योंकि 6 में से 2 कॉमन आ गया, 3 बचा, और माइनस रूट 3 बटे 4, तो आपको दिखेगा इससे कट जाएगा 2 बार। तो जो x का मान आया वो आया 3 माइनस रूट 3 बटे 2। तो एक मान आया आपका ये वाला और एक आया ये वाला। इस तरीके से अगर कोई भी आपके पास क्वेश्चन आता है द्विघात समीकरण का तो वो इस प्रकार से हल होगा। आगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाला, लिखा हुआ है प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। आपको बताया मैंने, तो देखो आप कंपेयर करो इसे, तो a का मान कितना आएगा, आप बोलोगे 2, b का कितना आएगा, आप बोलोगे k, और c का कितना आएगा, आप बोलोगे k। आप लिखोगे चूंकि 2 बराबर मूल हैं, बराबर मूल हैं। अब अगर 2 बराबर मूल हैं तो आपको पता है किस कंडीशन में होता है, तो आप बोलोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 होता है, आपको मैंने पहले ही समझाया है। b का मान कितना है k, तो आप बोलोगे k स्क्वायर माइनस 4 गुणा a कितना है 2 और c कितना है 3 बराबर 0। तो ये आएगा k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 दिया 24 बराबर 0। तो जो k का मान आएगा ये दाईं साइड जाके 24 हो जाएगा k स्क्वायर का। तो अगर मैं k के मान निकालूं तो अंडर रूट 24 होगा, लेकिन प्लस माइनस में होगा। ध्यान रखना कभी भी यहाँ अगर स्क्वायर है आपका और यहाँ से अगर आपको स्क्वायर को इधर भेजना है तो वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में निकलता है। तो 24 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 6, है ना, 24 को हम कर सकते हैं 4 गुणा 6, और 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 6। तो मतलब जो k का मान आया वो एक तो आया 2 रूट 6 और एक आया माइनस 2 रूट 6। इस प्रकार आप ऐसे प्रश्न को भी हल कर सकते हो। उम्मीद आपको समझ आया होगा, जहां आपको k का मान निकालना हो किस तरीके से निकालोगे। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 100% आपके एग्जाम में आता है। अगर मैं इस वाले को सॉल्व करूं तो आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले आपको इसे द्विघात समीकरण में बदलना पड़ेगा। तो ये आएगा आपका k एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी, माइनस 2kx प्लस 6 बराबर में 0। अब निकाल लो a की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे k, b की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे माइनस 2k, और c की वैल्यू आप बोलोगे 6। आ गया, हमें a भी मिल गया, b भी मिल गया, c भी मिल गया। मुझे पता है बराबर मूल है, तो चूंकि बराबर मूल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा, आप बोलोगे 0, रख लो वैल्यू, माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a, एक k है और c 6 है, बराबर में कितना 0। ये आएगा 4k स्क्वायर माइनस 6 को 24 के बराबर 0। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ से कॉमन आ रहा है कुछ, तो आप बोलोगे 4 के दोनों जगह कॉमन आ रहा है, यहाँ बच जाएगा आपका k माइनस 6 बराबर 0, है ना। 4 के यहाँ भी और 4 के यहाँ भी है। अब एक बार 4 के को बराबर 0 करो, अगर 4 के को 0 करूंगा तो k का मान 0 बटे 4, क्योंकि ये गुणा में है तो डिवाइड में चला जाएगा,
तो 0/4 भी 0, तो एक तो मान आएगा ये। दूसरा, जब मैं k माइनस 6 को 0 करूंगा तो k का मान आएगा आपका 6। तो इस प्रकार आप k की वैल्यू निकाल सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि समझ आया होगा। आगे आपके पास है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल ये हो? यदि है तो लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। सिंपल है, ट्राई कर लेते एक बार। जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो माना चौड़ाई को हमने मान लिया x, तो आपकी लंबाई क्या होगी? आप बोलोगे लंबाई चौड़ाई का दोगुना है तो 2x, और इसका हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है क्षेत्रफल? 800 दिया हुआ है। क्षेत्रफल होता क्या है? क्षेत्रफल क्या होता है आयताकार भाग की? तो वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, इट मीन्स 2x गुणा x बराबर कितना? 800। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये आएगा 2x² बराबर 800। अब इसे बाई साइड ले आओ आप, तो आप लिखोगे 2x² माइनस 800 बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण है जहां पे आपको पहले ये चेक करना है कि संभव है या नहीं है। तो मुझे बताओ, अगर मैं इसे कंपेयर कर लूं, तुलना करूं इसकी x² प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो a की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे 2। b की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे x वाला नहीं है तो b 0 होगा, और c का मान आएगा माइनस 800। निकालो b² माइनस 4ac। अगर मैं इसे हल करूं तो b का मान है 0, तो 0 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए है 2 और c है माइनस 800। अगर सॉल्व किया जाए इसे आगे, तो आप बोलोगे ये आएगा माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 8 6400, जो कि 0 से बड़ा है। तो इसके दो भिन्न मूल होंगे, भिन्न मूल होंगे। अब क्योंकि संभव तो है, अब निकाल लो आप क्या होगा फॉर्मूला। तो आपको पता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। रखो वैल्यू, b तो कुछ है नहीं तो 0, प्लस माइनस b² माइनस 4ac ऑलरेडी निकाल रखा हमने, कितना आया? 6400। तो आप रखोगे 6400 अपॉन में 2 इंटू ए कितना है? 2। तो x का मान आएगा, ये तो 0 हो गया, 6400 का वर्गमूल अगर मैं निकालूं तो आएगा 80। तो 80 बटे 2 दूनी 4, तो इससे घटेगा कितने बार? 20 चौको 80। मतलब जो चौड़ाई है वो तो आया 20, और अगर मैं लंबाई निकालूं तो वो आएगा 2 गुणा 20, कितना? 40। तो इस प्रकार आप, ये मीटर में आएगा दोनों, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में, इस प्रकार आप ये वाला प्रश्न हल कर सकते हो। ठीक है, आगे आपके पास दिया हुआ है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो वर्तमान आयु याद कीजिए। ट्राई कर लेते एक बार। दो मित्रों की आयु का योग 20 है। माना पहले मित्र की आयु, माना पहले मित्र की आयु, आप बोलोगे कितना? x। तो दूसरे मित्र की आयु क्या होगी? आप बोलोगे 20 माइनस एक्स, बोलोगे क्यों? क्योंकि दोनों का योग 20 है, तो अगर एक x है तो 20 माइनस एक्स। अब लिखा हुआ है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। तो सबसे पहले 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकाल लो। तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु क्या होगी? आप बोलोगे x माइनस 4, और 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, आप बोलोगे 20 माइनस एक्स माइनस 4, मतलब 16 माइनस एक्स। अब इनका गुणनफल दिया हुआ है 48, तो जो गुणनफल है वो दिया हुआ है 48। गुणनफल होगा क्या? तो आप बोलोगे
x माइनस 4 गुणा 16 माइनस एक्स बराबर 48। कर लो हल। ये आएगा आपका 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 को 64 माइनस माइनस का प्लस 4x बराबर 48। सबसे पहले एक्स स्क्वायर रखो। अब देखो 16x प्लस 4x कितना 20x और यहाँ माइनस 64 है, ये आएगा तो माइनस 48 हो जाएगा बराबर में 0। अगर मैं इसे हल करूं तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर और 20 ये 20x तो ऐसे आएगा प्लस 20x और अगर मैं इसे हल करूं तो ये आएगा माइनस 8 और 4 12 6 4 10 और 1 11 बराबर में 0। तो यहाँ पे आप देखोगे a का मान आ रहा है -1, b का मान आ रहा है 20 और c का मान आ रहा है -112। सबसे पहले निकालो b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर -4 इंटू ए -1 और c -112। तो यह है 400, क्योंकि 3 माइनस है तो माइनस 448। अगर मैं इनका गुणा करूं तो ये आएगा -48। अब क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, जीरो से छोटा है, तो अतः यह संभव नहीं है, क्योंकि इसके मूल ही नहीं निकलेंगे तो ये संभव नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार आप ये वाला क्वेश्चन हल कर सकते हो। एक और क्वेश्चन है जो आपको खुद से ट्राई करना है, ये वाला एक बार ट्राई करिए आप। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए, हम इसे दोबारा से आपको करवा देंगे। चलिए, इसके साथ ही हमने चैप्टर कंप्लीट किया। अगली वीडियो में है इस चैप्टर में जो पूछे गए पिछले साल के क्वेश्चन है, हम उसकी चर्चा करेंगे। तब तक मिलते हैं आपसे। धन्यवाद, नमस्कार।